हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर्स इको वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो 1 जून 2025 को हुआ था, इसमें पूछे गए इकोनॉमिक्स के 150 क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन। एक फर्म का टोटल कॉस्ट फंक्शन ये हमें गिवन है। हमसे बोला गया कि अब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। और टोटल कॉस्ट हमारी इक्वल होती है एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। इन दोनों के सम की इक्वल होती है हमारी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही हमें एवरेज निकालना है, ना कि टोटल फिक्स कॉस्ट का। अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालने को बोला होता तो हम इस 200 को भी इंक्लूड करते, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है। इस पूरी इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी 200, ये अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट है। अभी हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, इसको हम क्यू से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन एसी निकालनी होती, हमें टोटल एवरेज कॉस्ट निकालनी होती, तब हम इस पूरी इक्वेशन को ही क्यू से डिवाइड कर देते हैं। अभी हमें सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है, तो हम इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही क्यू से डिवाइड करेंगे। तो भाई यहाँ पे 200 को हमने इग्नोर कर दिया और ये पूरी इक्वेशन को हमने क्यू से डिवाइड किया। तो इन सब के नीचे क्यू आ जाएगा ना, इसके नीचे भी क्यू आएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब ये देखो, क्यू से एक क्यू कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर, 0.1 के साथ बचेगा क्यू स्क्वायर। दूसरे में भी ऐसे क्यू से एक क्यू कैंसिल होगा, माइनस का 3 के साथ हमारा बचेगा क्यू, ओनली क्यू। यहाँ पे क्यू से क्यू कट जाएगा, हमारे पास +50 बचेगा। और ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में ही हमें गिवन है, 0.1 क्यू स्क्वायर के साथ -3 और +50 हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। यहां से ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेजर ऑफ क्वासी रेंट ऑफ ए फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्वासी रेंट किसी भी फर्म का जो मिलता है, सबसे पहले तो क्वासी रेंट सिर्फ शॉर्ट रन में ही हमें मिलेगा। क्वासी रेंट से रिलेटेड नोट्स भी देखेंगे, पहले देखते हैं क्वासी रेंट का इन सभी में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो क्वासी रेंट, सबसे पहले तो क्वासी रेंट अपना होता है कि टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। बट ऑन एन एवरेज अगर आप बात करना चाहो कि ऑन एन एवरेज क्वासी रेंट की जो रेट होती है वो क्या होती है, तो फिर उसके लिए आप टीआर ना लेकर के एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस लोगे, और प्राइस में से माइनस करोगे, आप टीवीसी ना लेकर के एवरेज लोगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों ही फॉर्मूले अपने किसके हैं? क्वासी रेंट के हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर आपको क्वासी रेंट की रेट निकालनी है तो आप प्राइस में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वासी रेंट हमें कहाँ से मिलता है? क्वासी रेंट जो मैन मेड कैपिटल आइटम होते हैं, जैसे मशीन्स हो गई हमारी, इनके ऊपर हमें क्वासी रेंट मिलता है, क्योंकि इनकी शॉर्ट रन में सप्लाई फिक्स रहती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मैन मेड है और जिसकी सप्लाई हमारी शॉर्ट रन में फिक्स है, उससे होने वाली अर्निंग को हमने क्वासी रेंट का नाम दे दिया। अब इससे जो अर्निंग होगी वो फिक्स नहीं रहेगी, लेकिन जहाँ से ये अर्निंग होगी वो फैक्टर हमारे शॉर्ट रन में फिक्स रहेंगे, लेकिन अर्निंग फिक्स नहीं रहेगी। सेकंड, इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्शल ने, और ये लॉन्ग रन में डिसअपियर हो जाएगा। आपको क्वासी रेंट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में मिलेगा, लॉन्ग रन में आपको क्वासी रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। इसके फॉर्मूले की बात करें, ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रोपाउंडेड बाय जोसेफ ए शुम्पिटर। तो जे शुम्पिटर ने कौन सी थियोरी ऑफ प्रॉफिट दी थी? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनोवेशन की थियोरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो दी थी शुम्पिटर ने, और ये थियोरी इन्होंने 1934 में दी थी। अब बाकी थियोरीज को देख लेते हैं कि और कौन सी प्रॉफिट की थियोरीज हैं और किस प्रोपाउंडर ने वो थियोरी दी हैं। प्रॉफिट की सबसे पहली थियोरी रिस्क बियरिंग थियोरी गिवन बाय होले, FB होले ने इसको दिया था, और उनका मानना था कि रिस्क जो लेती हैं फर्म्स, उस रिस्क लेने की वजह से उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वही प्रॉफिट है। सेकंड थियोरी है अनसर्टेनिटी को बियर करने की थियोरी, जिसको दिया था नाइट ने। प्रोफेसर नाइट ने कहा था कि जो अनसर्टेनिटी है, जो कि एसोसिएटेड है अनइंश्योरेबल रिस्क के साथ, ऐसा रिस्क जिसको आप इंश्योर नहीं करा सकते, इंश्योरेंस नहीं ले सकते, अनइंश्योरेबल रिस्क के साथ एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी को लेने से आपको जो रिवॉर्ड मिल जाता है उसी को ये प्रॉफिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट, जोसेफ ए शुम्पिटर, जो हमसे पूछा गया था, 1934 में इनकी थियोरी है, ऑलमोस्ट सबसे लेटेस्ट इन्हीं की है। तो इन्होंने बोला था कि जो इनोवेशन की वजह से
सक्सेसफुल इनोवेशन होने की वजह से आपको टेम्पररी जो रिवॉर्ड मिलते हैं, टेम्पररी क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में अदर फर्म आपको कॉपी करेंगी या आपसे बेटर आइडिया ले आएंगी। इन्होंने कहा था कि जो इनोवेशन होती है वो इनोवेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, या फिर आपने एक नई मार्केट को ढूंढ लिया हो, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए आपने चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए हों। तो इन सभी तरीके की इनोवेशन को लाने की वजह से शॉर्ट रन में आपको टेम्परेली जो रिवॉर्ड मिलता है उसी को इन्होंने प्रॉफिट का नाम दिया। डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लार्क ने कहा कि इकोनॉमी में आने वाले अप एंड डाउन की वजह से, इन डायनामिक चेंजेस की वजह से, इकोनॉमी में आने वाले डायनामिक चेंजेस की वजह से आपको जो गेन होता है, इसी गेन को जेबी क्लार्क ने कहा प्रॉफिट। जब इकोनॉमी बूम में होती है, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे एंटरप्रेन्योर को भी बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट, रेंट थ्योरी गिवन बाय F.A. वोकर। वोकर ने रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था। इन्होंने कहा था जैसे लैंड को मिलता है हमारा रेंट, एक स्पेशल टाइप की हमारी लैंड होती है जो फर्टाइल होती है, उसको रेंट मिलता है, उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स वाले एंटरप्रेन्योर को भी रेंट मिलेगा। इन्होंने प्रॉफिट को ही रेंट बोल दिया, तो इनके अकॉर्डिंग इस रेंट को प्रॉफिट कहा जाएगा। मोनोपोली थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी अपनी प्रॉफिट की चैम्बरलिन ने दी थी और रॉबिन्सन ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी एंटरप्रेन्योर के हाथ में मोनोपोली पावर है, मार्केट की पावर उनके अगर हाथ में है, इसकी वजह से उनको जो जो गेन होगा वो उनका प्रॉफिट कहलाएगा। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से जो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वोकर ने दी थी, ये हमारी सबसे पहली प्रॉफिट की थ्योरी है। 1890 में ये थ्योरी दी गई थी, ये वोकर ने दी थी 1890 में, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम। पेरेटो ऑप्टिमम की कौन सी अजम्पशन नहीं है, उसको छांटना है हमें। एवरी पर्सन सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ये तो अजम्पशन है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी यही अजम्पशन लेकर के चलती है कि हर एक इंडिविजुअल अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहेगा। ड्यू टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली मोबाइल, ये भी अजम्पशन है अपनी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली इनडिविजिबल, सभी चीज़ें इनडिविजिबल है, ऐसा पेरेटो ऑप्टिमम नहीं मान के चलता। पेरेटो ऑप्टिमम का मानना है कि सभी चीज़ें, जितनी भी थिंग्स हैं, वो परफेक्टली डिविजिबल है, ना कि इनडिविजिबल। ऑप्शन डी, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्शन फर्म, आपकी जो प्रोड्यूसिंग फर्म है उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो गिवन रहेगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये भी अपनी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की अजम्पशन है। और हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के गिवन होने का मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, इट मीन्स टेक्नोलॉजी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं रहे होने वाली है। ओवर ए टाइम आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो वही रहेगा, टेक्निक चेंज नहीं होने वाली है। अब अजम्पशन देख लेते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। यहाँ से करेक्ट आंसर तो अपना थर्ड हो गया भाई, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इनडिविजिबल नहीं मानता चीज़ों को, वो मानता है कि जो चीज़ें हैं वो डिविजिबल हैं, वो विभाजित हो जाएंगी, टूट जाएंगी। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की, पेरेटो ऑप्टिमम की अजम्पशन क्या है, सबसे पहले कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्डिनलिटी फंक्शन, ऑर्डिनलिटी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी ऑर्डिनलिटी के ऊपर बेस्ड है, और हर एक इंडिविजुअल पोजेस करता हुआ होगा एक डेफिनेट अमाउंट को, प्रोडक्ट की और हर फैक्टर की एक डेफिनेट अमाउंट को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड अजम्पशन, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एवरी फर्म स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन, वही है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, इट मीन्स आपकी टेक्निक गिवन है। थर्ड, प्रोड्यूसर टाई टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट विद द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट उसके मैक्सिमम हो जाए। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा प्रोड्यूसर, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमम हो। फोर्थ अजम्पशन है कि गुड्स परफेक्टली डिविजिबल हैं, जितने भी गुड्स है, थिंग्स है, वे अपनी डिविजिबल है, ना कि इनडिविजिबल। एवरी इंडिविजुअल परचेजेस सम क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड, तो सभी वस्तुओं को खरीदा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक गुड को खरीद लिया और दूसरी गुड को आपने नहीं खरीदा, तो थोड़ी सी अमाउंट में खरीदा जाए लेकिन दूसरी गुड को भी खरीदा जाएगा, तो दोनों ही गुड्स की एक कुछ अमाउंट को जरूर एक कंज्यूमर परचेज करेगा। ऐसी अजम्पशन लेकर के चलता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट। एवरी इंडिविजुअल वांट टू मैक्सिमाइज हीज और हर सेटिस्फेक्शन, ये कंज्यूमर के केस में हो गया। प्रोड्यूसर के केस में वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। सिमिलरली कंज्यूमर चाहेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमम हो जाए। और सभी फैक्टर प्रोडक्शन हमारे परफेक्टली मोबाइल है, ये भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो अपना DMU से पूछा गया कि आपका DMU कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्या ये ऑर्डिनैलिटी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और कार्डिनैलिटी के ऊपर। पॉजिटिव यूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी एनालिसिस करके कोई एनालिसिस होता नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है अपनी इकोनॉमिक्स में और ऑर्डिनैलिटी का कंसेप्ट है। तो DMU की बात करें, इसके ऊपर अपना लॉ ऑफ डिमांड हमारा बेस्ड है DMU के ऊपर कि आपको जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, कंजम्पशन आपने 1 यूनिट का किया, कंजम्पशन सेकंड का, थर्ड का, ऐसे जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे उन यूनिट से मिलने वाली आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल गिरता चला जाएगा। ये हमारा DMU हमें बोलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट यही कहता है। और ये हमारा कार्डिनैलिटी के ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल को मेज़र कर सकते हो यूनिट्स में, और उन यूनिट्स को इन्होंने कहा था यूटिल्स, कि आप यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो यूटिल में। DMU के ऊपर ही बेस्ड है अपना डिमांड कर्व जो मार्शल ने दिया था, और हमें पता है मार्शल का कंसेप्ट क्या है, कार्डिनैलिटी वाला कंसेप्ट। तो यहाँ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ना कि ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के ऊपर अपना ये हिग्स और एलन का IC कर्व है जो ये बेस्ड है ऑर्डिनैलिटी के ऊपर। यहाँ से ऑप्शन नंबर C अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्मूला। ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हमें गिवन है, MRS ऑफ XY, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं MU ऑफ X डिवाइडेड बाय MU ऑफ Y। ये इक्वल होता है P ऑफ X P ऑफ Y के। हमें पता है MU ऑफ X एंड MU ऑफ Y का मतलब क्या है, इन दोनों के रेशो का मतलब क्या है, इन दोनों के रेशो का मतलब है IC कर्व का स्लोप। और P ऑफ X एंड P ऑफ Y का मतलब क्या है, आपकी जो ये प्राइस लाइन होती है इसका स्लोप। तो जब इन दोनों के स्लोप यहाँ पे इस E पॉइंट के ऊपर इक्वल हो जाएंगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस तरीके की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम किस अप्रोच के अंडर पढ़ते हैं, तो IC कर्व की हेल्प से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ये हमारी का ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हैं हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू। कैसे, जब आप MU को उसके प्राइस के साथ डिवाइड करो, MU ऑफ X और P ऑफ X का रेशो हमारा MU ऑफ Y और P ऑफ Y के रेशो के इक्वल हो जाए, और ये दोनों ही इक्वल रहे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो इसको हम कार्डिनल अप्रोच के अंडर मानते हैं। इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो गया एक कंज्यूमर को। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या मान के चलती हैं, ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि आपका MRS ऑफ XY, जिसको हम MU ऑफ X डिवाइडेड बाय MU ऑफ Y भी बोलते हैं, ये इक्वल होना चाहिए प्राइसेस के रेशो के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जीरो सम गेम थियोरी रेफर्स टू विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो जीरो सम गेम थियोरी में, जीरो सम गेम थियोरी बेसिकली किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर को कहा जाएगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिकली गेम थियोरी हमारी ओलिगोपोली से रिलेटेड है। गेम थियोरी में किस तरीके की मार्केट की स्टडी की जाती है, ओलिगोपोली की। और इन सभी ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ओलिगोपोली से, एक ओलिगोपोली का ही टाइप है जिसको हम डिओपोली बोलते हैं। दूसरे एंगल से देखें, डिओपोली में हमारे दो ही सेलर्स होते हैं, सेलर 1, सेलर 2। अब सेलर 1 को जो गेन होगा, सेलर 1 ने जो प्रोडक्ट बेच दिए, सेलर 2 की दुकान से वो नहीं बिक पाए, इसका मतलब। और जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि एक को जो गेन हुआ वो दूसरे के लॉस के बराबर है। डिओपोली में ऐसा ही देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ से जीरो सम गेम थियरी हमारी कैसी मार्केट को बताएगी, ये दिखाएगी हमारे डिओपोली मार्केट के स्ट्रक्चर को। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, डिओपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज। सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक होता है अपना शॉर्ट रन का, दूसरा होता है लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन में जब आप इनपुट्स को लगाते हो उससे जो आउटपुट देखने को मिलेगा आपको, उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इनपुट की अगर बात करें, शॉर्ट रन में आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके ही प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हो। ऐसे में इन्होंने कहा वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर यानी शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है। और शॉर्ट रन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उन रिटर्न्स को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेक्स्ट, रिटर्न टू स्केल, जब लॉन्ग रन में आप इनपुट्स को लगाते हो, इनपुट्स आपकी सारी इनपुट्स ही आपकी वेरिएबल हो जाती हैं। कुछ आपकी कोई भी कॉस्ट, किसी भी तरीके की इनपुट आपकी फिक्स नहीं रहती, तो सारे फैक्टर आपके वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में।
अब ऐसे में इन इनपुट्स को लगाओगे आप लॉन्ग रन में और उनसे जो रिटर्न मिलेंगे उनको हम बोलेंगे रिटर्न्स टू स्केल। अब वेरिएबल फैक्टर की बात हुई है तो रिटर्न टू फैक्टर बोलेंगे, ना कि स्केल, क्योंकि रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे और लॉन्ग रन में सभी फैक्टर हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, ना कि एक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके की मार्केट का टाइप है कि जहाँ पे स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिले। ये ओलिगोपोली में आपको देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। आपके पास बहुत सारी फर्म्स होती हैं तो हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन जब कुछ ही फर्म्स होती हैं आपके पास, ये पहला सेलर है, ये दूसरा सेलर है और ये तीसरा, कुछ का मतलब 10-11 ही बेचने वाले देखे जाएंगे। ओलिगोपोली में कुछ ही आपके सेलर्स होते हैं, बिल्कुल ना ही बराबर होते हैं वो कुछ सेलर्स। अगर बात करें इन सेलर्स की, इनके पास जो मार्केट अवेलेबल है वो मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है। ये मार्केट है पूरी की पूरी और ये आपके सेलर्स हैं। अब ये सेलर एक दूसरे के ऊपर नज़र बना करके रखते हैं। रीज़न क्या है? इन सभी की एक दूसरे के प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर नज़र रहती है, क्योंकि किसी एक ने भी अगर अपना प्राइस गिरा दिया तो सारे कंज्यूमर, पूरी मार्केट यहाँ पे एक से ही खरीदने लग जाएगी। इसीलिए ये सभी फर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलती है फर्म्स की। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ द सेम एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि नेचुरल फार्मिंग इज इक्वल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आपने बीज डाल दिया और नेचर के ऊपर छोड़ दिया, ना खाद दी ना आपने पानी दिया, नेचर खुद संभालेगी उसको, तो इसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप नेचर के ऊपर ना छोड़कर फर्टिलाइज़र और केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हो, बल्कि अपनी घर की मैन्योर को यूज़ करते हो, खाद घर के डालते हो, यानी ऑर्गेनिक तरीके से खुद ही फार्मिंग करते हो, नेचर के ऊपर नहीं छोड़ते हो। तो दोनों कंसेप्ट सेम तो नहीं है। फर्स्ट अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, देर इज़ नो रीजनल वेरिएशन इन नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये भी अपना इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इंडिया में जो अपनी नेचुरल फार्मिंग है वो सेम है, उसमें वेरिएशन नहीं है, बल्कि वेरिएशन देखने को मिलती है। कहीं पे नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस ज़्यादा की जाती है तो कहीं पे ना के बराबर की जाती है, बहुत कम की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि वेरिएशन है ही नहीं नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को लेकर के इंडिया में, तो वेरिएशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो इकोनॉमिक्स, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? नोट करेक्ट स्टेटमेंट को हमें छाटना है। सबसे पहली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, ये करेक्ट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, वस्त्र उद्योग जो हमारा है, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाली एक मेजर इंडस्ट्री में से एक है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग GVA। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोस वैल्यू एडिशन जो इंडिया में आता है, उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 2 से 3% ही है। तो लेस देन 16% आना था, ग्रेटर देन 16% और मोर देन 16% नहीं आएगा इसका आंसर। इनकरेक्ट हमें छाटनी थी और बी हमारी इनकरेक्ट है यहाँ से। सी, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल इन दी वर्ल्ड, ये करेक्ट है भाई। हम वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने में 6th नंबर पे आते हैं, ये करेक्ट है। इंडिया हैज़ अ शेयर ऑफ 4% इन ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल। टेक्सटाइल अपैरल में ट्रेड के मामले में भी हम पूरे ग्लोबल ट्रेड का, जो कपड़ों का और अपैरल का ट्रेड होता है, उसमें ग्लोबल लेवल पर हमारी रैंक, हम 4% है। पूरे ग्लोबल ट्रेड का 4% इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से A, C, D तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन B करेक्ट नहीं है। B अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वो सेटअप इन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिसको आजकल हम CACP के नाम से जानते हैं, तो ये कब सेटअप हुआ था? 1965 में 8 जनवरी 1965 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको बाद में 1985 में बदलकर CACP कर दिया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा अपना। अगर बात करें एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की, तो इसको सेटअप किया गया था 8 जनवरी 1965 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है फूड एग्रीकल्चर की उस टाइम पे थी, उसके अंडर आता था ये कमीशन। और इसका नाम बाद में इसको बदलकर इसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया। CACP इसको बना दिया गया था इन द ईयर 1985।
मार्च 1985 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको अटैच कर दिया गया। अब ये आज के टाइम में एक अटैच ऑफिस है किस मिनिस्ट्री के अंडर? एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की जो इंडस्ट्री है उसके अंडर एक ऑफिस है जिसका काम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी बोलते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए इसका काम है इनको एमएसपी को रिकमेंड करना है कि किस क्रॉप को कितना एमएसपी दिया जाना चाहिए ताकि फार्मर्स को एक रिम्यूनरेटिव प्राइस है वो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13, एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 regarding the distribution of operational land holdings under floriculture, which kind of land holding holds the highest share in total land holding under floriculture? फ्लोरिकल्चर के अंडर जो टोटल लैंड होल्डिंग है उनमें से जो हाईएस्ट शेयर है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें जो हाईएस्ट शेयर है, इस हाईएस्ट परसेंटेज शेयर जो है ये किस तरीके के फार्मर्स के पास है फ्लोरिकल्चर के मामले में? यहाँ से मार्जिनल करेक्ट हो जाएगा। मार्जिनल लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है ओवरऑल टोटल जो लैंड होल्डिंग है फ्लोरिकल्चर के लिए उसमें से। अब लैंड होल्डिंग के मामले में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा 86.2% हमारी स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स के पास है। जो टोटल लैंड होल्डिंग है इंडिया की, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर नहीं, ऑन एन एवरेज पूरी लैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ओवरऑल पूरी लैंड होल्डिंग में 86.2% हमारी मार्जिनल और स्मॉल के पास है। और मीडियम की बात करें तो मीडियम फार्मर्स के पास 13.2% है। और लार्ज की बात करें तो लैंड होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट, स्मॉल और मार्जिनल के पास ऑपरेशनल एरिया की बात करें तो स्मॉल मार्जिनल जो एरिया है ये सबसे हाईएस्ट है। ऑपरेशनल एरिया के मामले में जो स्मॉल और मार्जिनल छोटी छोटी फर्म्स हैं, खेत हैं, वो सबसे ज़्यादा है ऑपरेशनल एरिया के अंडर। सेकंड हाईएस्ट है मीडियम और थर्ड है अपने लार्ज। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर कॉम्पोनेंट ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना? जो ये दीन दयाल अंत्योदय योजना थी जिसको हम डे के नाम से भी जानते हैं, तो इस योजना जो रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर, सिर्फ रूरल लिवलीहुड के बारे में हमसे पूछा गया है कि इस रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर क्या क्या नहीं आता? नोट अ कंपोनेंट ऑफ डे NRLM। तो हमें सिर्फ NRLM देखना है। जो योजना थी ना, डे योजना, ये रूरल एरिया के लिए भी थी और नेशनल अर्बन मिशन भी था। ये दोनों के लिवलीहुड के लिए ये मिशन था। अगर बात करें हम अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में इसका फोकस था स्किल को इन्हांस करने के ऊपर, और रूरल एरिया में इसका फोकस था कि पॉवर्टी को हटाना है, भाई गरीबी को कम करना है, फाइनेंशियल पावर लोगों के हाथ में देनी है गाँवों के अंदर। तो ये सोशल हेल्थ से रिलेटेड मिशन नहीं था। यहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन की बात की गई है कि ग्रामीण लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने फैक्टर्स को मोबिलाइज करें, तो सोशल मोबिलाइजेशन देखने को मिले हमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इनके हाथ में जब पैसे आएंगे इनको बैंक की और सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, इनके बारे में पता चले। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर। सोशल इंक्लूजन भी कुछ हद तक होगा, जब आप गरीबी हटाओगे देश से तो वहाँ पे सोशल इंक्लूजन देखने को मिलेगा। अमीर गरीब का अंतर कम होगा, सोशल इंक्लूजन देखने को मिलेगा। BCD यहाँ पे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर करेक्ट है, लेकिन सोशल हेल्थ यहाँ पे नहीं आएगा। A यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोशल हेल्थ। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो इस बेसिकली ये 2 मेन कंपोनेंट थे इसके अंडर। एक था रूरल के लिए, दूसरा था अर्बन के लिए। रूरल वाले कंपोनेंट में, यानी ये जो रूरल वाला लिवलीहुड मिशन था, इसके लिए इनका फोकस था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से आपको डिमांड ड्राइवन ये अप्रोच है, यानी डिमांड को बढ़ाना चाह रही है, डिमांड को बढ़ाकर गरीबी को कम करना है और लिवलीहुड को इन्हांस करने का इसका फोकस था। और ग्रामीण इलाकों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनकी मदद से इनका काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्रेडिट पहुँचे। और इसका फोकस क्या था, जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकें, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है सो दैट गरीब लोगों तक एक्सेस हो सके फाइनेंशियल सर्विसेज की। अर्बन इलाके की बात करें तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन इलाके में थी उसका फोकस अर्बन पॉवर्टी को कम करने से था। और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो हमारी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के लिए थी उसका फोकस था स्किल को इन्हांस करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद ही एम्प्लॉयमेंट के तरीके ढूंढें। और जो वेंडर्स होते, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको एड्रेस करना था इस अपनी NULM का टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैज़ बीन अवॉर्डेड द महारत्ना स्टेटस?
तो सरकार की कुछ यूनिट्स होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनमें से महारत्न कौन सी है जिसको महारत्न के टैग से नवाजा गया है, हमें उस वाली एंटरप्राइजेज को छांटना है। कुछ हमें ये इंडस्ट्रीज दे रखी हैं, इन एंटरप्राइजेज में से अगर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें, तो ये अपनी महारत्न कंपनी है। अब हमारी 14 टोटल हमारी महारत्न कंपनीज होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो महारत्न हैं। अगर आप महारत्न याद कर लोगे और नवरत्न याद कर लोगे, उसी से काम चल जाएगा। अब ये 14 हमारी महारत्न हैं, ये महारत्न हमारी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं। इनमें से अगर बात करें, सबसे पहली हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, और सबसे लेटेस्ट जो बनी है वो है अपनी ये 14th महारत्न कंपनी, जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हाल के नाम से इसको आप याद रख लोगे। ये हाल हमारी जो है, ये लेटेस्ट है हमारी महारत्न कंपनी। ये 14 है, ये 14 याद रख लोगे तो इससे भी काम बन जाएगा। और नवरत्न हमारी सिर्फ 26 हैं, इनको याद करने से भी काम बन जाएगा। ये 26 अपनी नवरत्न कंपनीज हैं। नेक्स्ट ये मिनी रत्ना है। मिनी रत्ना का सिर्फ नंबर याद रख लेना कि 49 कंपनीज ऐसी हैं जो मिनी रत्ना है, पब्लिक सेक्टर के अंडर आने वाली 49 हमारी मिनी रत्ना है। 46 और ये और भी हैं, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो 49 कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये तो सिर्फ मिनी रत्ना के अंडर आने वाली हैं। मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना की 2 कैटेगरीज हैं, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2 के अंडर 10 और आ जाएंगी। ये 10 इंडस्ट्रीज मिनी रत्ना 2 के अंडर आएंगी। तो आप नवरत्न और महारत्न, इन दोनों कंपनीज को याद रखने की कोशिश करना। मेनली महारत्न इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। 14 हैं अपनी महारत्न कंपनीज, उनको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डेवलप्ड बाय एनएसएसओ। एनएसएसओ ने इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट का एक कंसेप्ट है वो डेवलप किया है। अगर बात करें सबसे पहला लेबर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ऐसा कोई स्टेटस इन्होंने डेवलप नहीं किया एनएसएसओ ने। करंट वीकली स्टेटस पर अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है एनएसएसओ। ये एक स्टेटस है जिसके बेसिस पर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हमारा इससे रिलेटेड डाटा रिलीज करता है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस करके कोई स्टेटस नहीं होता। अब देखते हैं करंट वीकली स्टेटस के अलावा 2 स्टेटस और होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। एक तो करंट वीकली स्टेटस होता है, दूसरा अपना यूजुअल होता है, और तीसरा अपना डेली होता है। इन 3 तरीके के डाटा को, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा को 3 स्टेटस के अंडर हमें बताता है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ ने ये डेवलप किए थे यूजुअल स्टेटस कि 365 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज कितने दिन, मोस्टली जैसे 7 महीने का माना जाता है कि 7 महीने, इन 365 दिन में से एटलीस्ट 7 महीने तो आप लोग एम्प्लॉयड रहो। करंट वीकली स्टेटस में ये लेकर के चलता है कि भाई महीने, एक वीक के अंदर, हर हफ्ते में, यानी पूरे एक वीक में एटलीस्ट 1 घंटे आपने एक वीक में काम किया हो। फिर करंट डेली स्टेटस आ जाता है। तो ये 3 स्टेटस तो इंक्लूड करता है एनएसएसओ, बाकी 3 अलग थे, वहाँ पे करंट वीकली हमें गिवन था। करंट वीकली स्टेटस एनएसएसओ ने ये कंसेप्ट दिया है। यूजुअल स्टेटस का कंसेप्ट भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है जो एनएसएसओ ने दिया है। और थर्ड है अपना करंट डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना, ये गिवन है। यूजुअल स्टेटस को कैसे मेज़र किया जाता है, करंट वीकली स्टेटस में किस टाइम पीरियड को लेते हैं, और कितने घंटे काम किया हुआ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का टैग लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में करेक्ट ऑप्शन को हमें छांटना है। सबसे पहले, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हैज़ बिन लॉन्च इन 2024 में ये लॉन्च नहीं हुई थी, ये हमारी लॉन्च हुई थी 2022 में। 2022 में हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP को लॉन्च किया था इंडिया ने। द एम ऑफ दिस पॉलिसी इज़ टू इम्प्रूव इंडियाज़ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को, हमें रैंकिंग को सुधारना है ताकि हम टॉप 25 कंट्रीज़ में आ सके आउट ऑफ 2030 तक, 2030 तक हम टॉप 25 कंट्रीज़ के अंदर आ सकें। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ ड्राइवन बाय अ कम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को कि आपको टॉप 25 कंट्रीज़ के अंडर आना है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने एक कम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान को डेवलप किया था। ये भी करेक्ट है। अब यहाँ से फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड
2030 तक का टारगेट था हमारा टॉप 25 में आने का। सेकंड स्टेटमेंट ये थी। तो इसका सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए इसका इनकरेक्ट है। अब इस पॉलिसी के बारे में रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, हम अपने लेटेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं। 2023 का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड का, वर्ल्ड बैंक जिस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 38 है और 2023 के बेसिस पर ये कहा जा रहा है। और 2025 में भी हमें 23 वाला ही याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है अभी तक का। तो इंडिया की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग 38 है और हमें कहाँ तक पहुँचना है, 2030 तक। हमें हमारा टारगेट है कि हमें टॉप 25 कंट्रीज़ में आ जाना है। लॉजिस्टिक मतलब जो ये ट्रांसफ़र करते हो आप प्रोडक्ट्स को, उसको प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट में कमी लाना, वही है कि लॉजिस्टिक्स में आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को घटाना है। तो आउट ऑफ 139 अभी हम कितने नंबर पे हैं, 139 में से 38 पे हैं हम। अगर हम बात करें इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी की, तो शिपमेंट के मामले में हमारी रैंकिंग 22nd है। और जो ये 38 रैंकिंग है ये पहले सुधार हुई है, ये इम्प्रूवमेंट हो करके हम 38 पे आए हैं, इससे पहले हम इससे पीछे थे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, 2022 में आई थी ये लॉजिस्टिक पॉलिसी और इसका एम क्या था, इंडिया की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग को हमें 2030 तक सुधार के टॉप 25 में इंडिया को लेकर के आना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हैबर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियोरी। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। हैबर्लर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी असम्पशन सही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन को मानते हैं हैबर्लर कि आपके गुड में भी और फैक्टर्स में भी, दोनों ही मार्केट आपकी परफेक्टली कंपिटिटिव है। द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल टू इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये भी असम्पशन है। फैक्टर की जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपके फैक्टर्स की सप्लाई वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं, वो फिक्स मान के चलते हैं कि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, रिसोर्स आपके पास जो हैं, उनकी सप्लाई आपके पास फिक्स है, ना कि वेरिएबल। नोट अजम्पशन ही हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सी एक अजम्पशन नहीं है, तो नोट एन अजम्पशन इज द ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ कहते हैं द इकोनॉमिक सिस्टम इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये भी करेक्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फैक्टर भी फुली मोबाइल है। प्रोडक्टिविटी की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल फैक्टर्स को अर्निंग मिलती है, जो फैक्टर का प्राइस है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल रहता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिलती है दोनों ही तरीके की मार्केट्स में। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज, यानी आपकी फॉरेन करेंसी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ गई है, सप्लाई उसकी फिक्स है, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, सप्लाई फिक्स है यानी सप्लाई अपनी इनइलास्टिक है। अब इस सप्लाई कर्व के साथ आपका डिमांड अगर इंक्रीज हो जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड के बढ़ने से क्या देखने को मिलेगा, जो ये एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व के ऊपर जाने से, जबकि आपका सप्लाई फिक्स है, सप्लाई के फिक्स रहने से, डिमांड कर्व के ऊपर जाने से एक्सचेंज रेट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20, हेजिंग रेफर्स टू, हेजिंग का मतलब क्या होता है, हेजिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क से खुद को बचाने के लिए अपने आप को आप कवर कर रहे हो। फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से, एक्सचेंज रेट के बढ़ने घटने की वजह से जो रिस्क हो सकते हैं, उन रिस्क से अपने आप को बचाना ही हेजिंग कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस, फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को एक्सेप्ट कर लेना नहीं, बल्कि उस रिस्क से अपने आप को कवर करना, अपने आप को बचा लेना, ना कि एक्सेप्ट करना। हेजिंग का मतलब कवरिंग होता है, ना कि एक्सेप्टिंग। साइमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन टू मार्केट, दो मार्केट्स में सेलिंग और बाइंग करने को, किसी फॉरेन करेंसी को सेल करना और बाय करना, ये इसको कहा जाता है आर्बिट्रेज। ये अपना आर्बिट्रेज कहलाता है, ना कि हेजिंग। वेयर द डिलीवरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हैज़ टू बी मेड ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट नहीं करते आप। ऑन स्पॉट का मतलब प्रेजेंट में, अभी यहीं पे आपको डिलीवरी करनी है फॉरेक्स की, नहीं। फॉरेक्स को फ्यूचर में कभी किसी डेट पर आप उसकी ट्रेडिंग करोगे, लेकिन उसका साइन आप स्पॉट मार्केट में कर लोगे। कॉन्टैक्ट आपका स्पॉट में होगा, लेकिन जो ट्रेडिंग होगी, डिलीवरी होगी, वो फ्यूचर में कभी किसी डेट पे होनी है। यहाँ से हेजिंग का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क से अपने आप को कवर करते हो हेजिंग की प्रोसेस से। क्वेश्चन 21, द इलास्टिसिटी अप्रोच ऑफ बीओपी,
बीओपी की इलास्टिसिटी अप्रोच के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें छांटनी है। सबसे पहले इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइस इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, ये करेक्ट है कि डिवैल्यूएशन होने से जब आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हो तो उसके वजह से प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी अप्रोच इसी से एसोसिएटेड है। इनकम इफेक्ट की डायरेक्टली ये बात नहीं करता है। द सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आर परफेक्टली इलास्टिक, ये भी अजम्पशन है। तो इलास्टिसिटी अप्रोच जो है बीओपी की, बीओपी में करेक्शन करने हैं आपको, बीओपी आपका डेफिसिट में है, डिवैल्यूएट करके आप उसको करेक्ट करोगे तो वो मानता है कि प्राइस इफेक्ट होगा। डिवैल्यूएशन से प्राइसेस में जो चेंज आएगा उससे डिमांड पे कितना असर पड़ेगा उसको मेज़र करता है इलास्टिसिटी अप्रोच, और साथ ही साथ मान के चलता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की सप्लाई है वो इन आपकी फुल्ली इलास्टिक रहने वाली है, वे इलास्टिक रहेंगी। यहाँ से 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1, एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बीओपी एज अ क्रेडिट। आपके बीओपी में 2 अकाउंट होते हैं, कुछ आइटम आपके क्रेडिट में जाते हैं, कुछ डेबिट में जाते हैं। अकाउंट आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट्स होते हैं। कुछ आइटम क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि आपके देश के अंदर जब भी कोई इनकमिंग आइटम होगा, देश के अंदर कुछ आएगा तो क्रेडिट का पार्ट होगा। डेबिट अकाउंट की बात करें, देश से बाहर कुछ भी जाएगा उस आउटगोइंग आइटम को आप डेबिट के जो डेबिट एंट्री होती है उस डेबिट एंट्री के अंदर डालोगे आप आउटगोइंग चीज़ों को, और जो इनकमिंग चीज़ें हैं उनको आप एंटर करोगे क्रेडिट के अंदर। जो क्रेडिट एंट्री होती है वहाँ पे एडिट हो जाएगा वो। तो इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि आपके क्रेडिट में एंटर होगा अगर इसकी वजह से एक फॉरेनर को रिसीव हुई है पेमेंट। जब भी फॉरेनर को कोई पेमेंट आप उसको रिसीव हुई है तो उसको तो रिसीव होगी, देश के अंदर से तो निकल गया। जब कोई आइटम देश के बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट में नहीं होगा बल्कि डेबिट एंट्री के अंदर आएगा। डेबिट एंट्री के अंदर आना चाहिए था ये, और ये पेमेंट है, ये फर्स्ट अपना इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये पेमेंट है, हमने फॉरेनर को पे किया है। अगर फॉरेन से देश के अंदर कुछ आता तब तो क्रेडिट होता, अभी ये डेबिट एंट्री का पार्ट होगा ना कि क्रेडिट। आपने फॉरेनर को गिफ्ट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट इज अ डेबिट इन दी कैपिटल अकाउंट। गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट हमारे करंट अकाउंट में होते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं होते हैं। और गिफ्ट दिया है तो हमारे देश से कुछ बाहर गया है तो डेबिट तो करेक्ट है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ना होकर के गिफ्ट हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, द कंसेप्ट दैट द मेजर ऑफ ए डेफिसिट एंड ए सरप्लस। एक ऐसा कंसेप्ट जो बात करता है कि आपका डेफिसिट हो जाना, सरप्लस हो जाना बीओपी का, ये स्ट्रिक्टली अप्रोप्रिएट है ओनली अंडर ए फिक्स एक्सचेंज रेट। कि आपको सरप्लस की सिचुएशन और डेफिसिट की सिचुएशन, ये दोनों ही सिचुएशन कहाँ देखने को मिलेंगी, जब आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स है। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना जो फिक्स अकाउंट, जो अपना डेफिसिट सरप्लस की सिचुएशन है वो किसी भी रिजिम के अंदर देखने को मिल सकती है। आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम चाहे फिक्स हो, फ्लेक्सिबल हो, दोनों में ही आपको डेफिसिट और सरप्लस की सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। 3 अपना इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इस क्वेश्चन की तीनों ही स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट थी। यहाँ पे हमें एक भी ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ से इसका यहाँ पे करेक्ट ना लिख करके इनको इनकरेक्ट लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए इज दिस। तो करंट, शुरू में हमें इनिशियल जो दी गई है एक्सचेंज रेट दोनों के बीच की, वो दी गई है कि इंडिया के 1 रुपये को दे करके आप वहाँ से 13 सेंट को ले सकते हो, उनके 13 सेंट के इक्वल है। नाउ दिस रेट चेंज हो जाती है। अब ये रेट कितनी हो जाती है, अब आप 1 रुपया दे करके वहाँ से कितने ले सकते हो, 14 सेंट को ले सकते हो। तो पहले 13 मिल रहे थे सिर्फ, और अब आपको 14 मिल रहे हैं। इंडिया के 1 रुपये को देकर आप 14 सेंट का सामान खरीद सकते हो। तो पहले के कंपैरिजन में इंडिया के लिए ये बेनिफिट हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो, अब एक्सचेंज रेट इन दोनों कंट्री के बीच का एक्सचेंज रेट इंडिया के लिए फेवरेबल हो गया, वहीं यूएसए के लिए अनफेवरेबल। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है, न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज अनफेवरेबल टू यूएसए, कि जो नई रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फेवरेबल नहीं है यूएसए के लिए। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये अनफेवरेबल है, क्योंकि पहले 13 देने पड़ रहे थे, अब 14 देने पड़ रहे यूएसए को। तो यूएसए के लिए नई रेट ऑफ एक्सचेंज फेवरेबल नहीं है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज अनफेवरेबल टू इंडिया।
ये इंडिया के लिए अनफेवरेबल नहीं है, फेवरेबल है, क्योंकि इंडिया को पहले से ज़्यादा मिल रहा है। 1 रुपया दे करके भारत को अब 14 सेंट मिल रहे हैं जहाँ 13 मिल रहे थे। तो अनफेवरेबल ना होकर इंडिया के लिए फेवरेबल है। थर्ड, न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज फेवरेबल टू यूएसए, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज इज फेवरेबल टू इंडिया, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 1 और 4 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी हमारी, बाकी इनकरेक्ट होंगी। 1 4 इज करेक्ट, करेक्ट को ही हमें छांटना था। करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी? 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी की वैल्यू हमें 0.660 गिवन है, देन व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? एमपीएस हमसे पूछा है, हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक गिवन है, यहाँ पे एमपीएस आएगा भाई, यहाँ पे एमपीएस सेकेंड में, एमपीसी एमपीएस दोनों को जोड़ोगे तो एक आंसर आना चाहिए। इन दोनों में से जब कोई भी एक गिवन हो, दूसरा पूछ रखा हो, तो क्या करेंगे हम? अब एमपीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ एमपीसी जो कि 0.60 हमें गिवन है। 0.60 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.40। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रियल नेशनल इनकम टू डिटरमाइन नेट इकोनॉमिक वेलफेयर? नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को डिटरमाइन करने के लिए जब नेशनल इनकम को आप डिटरमाइन करने जा रहे हो, रियल नेशनल इनकम में किस आइटम को इंक्लूड नहीं करोगे? नोट सब्ट्रैक्टेड, किस आइटम को इंक्लूड को घटाओगे नहीं, यानी इंक्लूड करोगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करोगे, ये आंसर नहीं होगा। एनवायरनमेंट के पोल्यूशन की बात करें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट करता है, और नए इकोनॉमिक वेलफेयर, हमें वेलफेयर को लेकर के चलना ऑप्शंस में, तो वेलफेयर के लिए ये सही नहीं है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन वेलफेयर के लिए सही नहीं है, नेगेटिविटी जनरेट करता है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे जब हमारा मोटिव है इकोनॉमिक वेलफेयर को डिटरमाइन करना थ्रू नेशनल इनकम। रिग्रेटेबल कॉस्ट, वे रिग्रेटेबल कॉस्ट होती है, जैसे क्राइम हो गया, पोल्यूशन हो गया, इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इनसे कोई वेलफेयर जनरेट नहीं हो रहा। वैल्यू ऑफ लेज़र, इसको इंक्लूड करेंगे। वैल्यू ऑफ लेज़र यानी आराम का मूल्य है, जो आराम करते हैं उससे क्या होगा? पॉजिटिविटी जनरेट होती है, तो ये वेलफेयर के लिए भी सही है, लेबर के। तो न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर के अंडर आएगा अपना, जिसको इंक्लूड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है, दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन, सी इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75, ये हमारा एमपीसी गिवन है हमें, एंड वाई डी। देन व्हाट इज द कोरिस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन? इसी का कोरिस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन हमें बताना है। जब अपना सी अगर यहाँ से चल रहा है तो आप अपना जो सेविंग्स, ये अपना कंजम्पशन फंक्शन है। सिमिलरली अपनी सेविंग्स नीचे से, जितनी ऊपर से आपकी सेविंग है, यानी सी बार जहाँ है उतना ही नीचे से आपका सेविंग कर्व निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ये एस बार हो जाएगा। अगर आपका ये पॉजिटिव 40 है सेविंग का इंटरसेप्ट, कंजम्पशन फंक्शन का इंटरसेप्ट अगर आपका प्लस 40 है, तो सेविंग कर्व का इंटरसेप्ट आपका ये वाला पोर्शन आपका -40 हो जाएगा। तो यहाँ +40 की जगह -40 किस ऑप्शन में गिवन है? एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें ऑप्शन नंबर डी में इंटरसेप्ट नेगेटिव दे रखा है। हमें सेविंग फंक्शन को ही निकालना था, और सेविंग फंक्शन हमें पता है, सेविंग लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ये एस लाइन हमारी नीचे की से शुरू होती है, यानी नेगेटिव रहता है। सेविंग फंक्शन का इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव रहता है, तो -40 हो गया। अब 0.75 हमें क्या गिवन है? सेविंग फंक्शन में y के साथ 0.75 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एमपीसी है, और एमपीएस हमें निकालना है, क्योंकि सेविंग फंक्शन में यहाँ पे एमपीएस लिखा हुआ होगा। अब 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.75 को, तो एमपीएस निकल कर आ जाएगा 0.25। सेविंग फंक्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर सेविंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिलेटेड टू केन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। केन्स की एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। पहली स्टेटमेंट कहती है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगी, वहीं पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर देंगे। यही मानना था किसका? जेएम कीन्स का। सेकेंड, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इवन इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की सिचुएशन में भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल है कि एक फर्म की हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाए।
एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है, ये एएस कर्व अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इससे पहले भी पॉसिबल है कि यहाँ पे अपनी जो डिमांड कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट दें इससे पहले ही। अब ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसा ना बनाकर हमें ऐसा बनाना चाहिए था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडी कर्व बनेगा अपना। अब जहाँ पे एडी एएस कर्व दोनों एक दूसरे के इक्वल है वो पॉइंट अपना ई है। यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो इस लेवल पे था, यहाँ पे इस बिंदु पर अपना फुल एम्प्लॉयमेंट था। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी पॉसिबल है कि आप इक्विलिब्रियम में आ जाए आपकी इकोनॉमी, कीन्स ऐसा मान के चलते थे। सेकेंड थर्ड, कीन्स एम्फेसाइज ऑन फिस्कल पॉलिसी टू ओवरकम रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपका अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर रिसेशन है, मंदी का टाइम चल रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए फिस्कल पॉलिसी ऐसी है जिसको यूज़ करने के फेवर में थे जेएम कीन्स। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कोड को ही हमें छांटना था। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? एक पर्सन कंजम्पशन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ हिज एक्सपेक्टेड इनकम ओवर हिज लाइफ। कि पूरी लाइफ उसने जितनी इनकम अर्न की है या करने वाला है उस एक्सपेक्टेड इनकम का ही फंक्शन होता है उसका प्रेजेंट का कंजम्पशन। ये करेक्ट है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इसी बात को बोलती है कि आपका कंजम्पशन आपकी पूरी लाइफ टाइम जो इनकम आप अर्न करोगे उसके ऊपर बेस्ड है। ए पर्सन कंजम्पशन ऑल्सो डिपेंड ऑन हिज करंट एक्यूमुलेटेड एसेट एज वेल एज वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी वेल्थ और एसेट आप एक्यूमुलेट करने वाले हो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कंजम्पशन कितना रहेगा। ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट एलसीएच के बारे में करेक्ट है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या कहती है? कंजम्पशन इज अ पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन दी करंट इनकम ऑफ दैट पीरियड। कह रहा है कि आपका कंजम्पशन है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका कंजम्पशन कितना होगा ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट इनकम के बेसिस पर। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहती है कि ओवर पीरियड आपके पास कितनी वेल्थ जनरेट होने वाली है उस पर डिपेंड करेगा आपका कंजम्पशन। यहाँ से 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको हमें छांटना है। सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेकंड, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। इनडायरेक्टली जब प्राइस स्टेबिलिटी करना चाहती है ना तो इनडायरेक्टली एक्सचेंज रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू स्टेबल हो ही जाती है, क्योंकि इंटरनल जब हमारी इंटरनल इकोनॉमी में प्राइसेस, जब हमारी इस अपनी खुद की इकोनॉमी में प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, इस प्राइस स्टेबिलिटी का असर हमारी एक्सचेंज रेट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, ये भी हमारी कुछ हद तक स्टेबल रहेगी। तो ए और बी दोनों हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। नोट को छांटना है। इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना है, उनकी हमें सोशल अपलिफ्टमेंट करानी है, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करानी है। ये काम हमारी फिस्कल पॉलिसी का होता है, सरकार का होता है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। सी यहाँ से इनकरेक्ट होगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जब आपकी एक्सचेंज रेट आपकी स्टेबल रहेगी, इस एक्सचेंज रेट के स्टेबल रहने की वजह से क्या होगा? एफडीआई का फ्लो होगा आपके देश में, क्योंकि आपकी एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे, तो एफडीआई का फ्लो होगा, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ए बी डी तो करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। रेचिट इफेक्ट के बारे में 30th क्वेश्चन, रेचिट इफेक्ट इन द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन। अब कंजम्पशन हाइपोथेसिस ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो ड्यूजेनबरी ने दी थी उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि रेचिट इफेक्ट का मतलब क्या है। ड्यूजेनबरी क्या कहते थे कि आप लोग कंपैरेटिव कंजम्पशन करते हो, यानी अपने नेबर को देख करके अपने कंजम्पशन को बढ़ाते हो। नेबर ने कुछ खरीद लिया तो आप भी खरीद लेते हो। रेचिट इफेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन पीपल इनकम डिक्रीज देयर कंजम्पशन डज नॉट डिक्रीज मच। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कि जैसे ही एक पर्सन की इनकम में एक कंजम्पशन का लेवल पहले हाई था, लेकिन उसके बाद क्या होता है? इनकम डिक्रीज हो जाती है। इनकम के डिक्रीज होने से भी कंजम्पशन गिरेगा नहीं आपका।
ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। यही हमारा रैचेट इफेक्ट है कि आपको हाई कंजम्पशन की एक आदत पड़ चुकी है कि आपको हाई कंजम्पशन करना है, हाई लेवल का, तो अब वही करते रहोगे। इसी को रैचेट इफेक्ट का नाम दिया गया था डुजेनबरी के द्वारा। इनकम डिक्रीज, कंजम्पशन रिमेन स्टेबल, नहीं, इनकम के डिक्रीज होने से कंजम्पशन गिरता नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसीलिए हो गई क्योंकि रैचेट इफेक्ट ये नहीं मान के चलता कि कंजम्पशन आपका स्टेबल रहेगा। वो मान के चलता है कि कंजम्पशन में डिक्रीमेंट आएगा, लेकिन वो इतना डिक्रीज नहीं होगा कंजम्पशन जितना कि इनकम हुई। थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट आएगा कंजम्पशन के अंदर, डिक्रीज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा जितनी आपकी इनकम गिरी, क्योंकि आप हाई कंजम्पशन की आपको आदत पड़ चुकी है। एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ हिज रिलेटिव पोजिशन इन दी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। हालांकि ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में सही है, लेकिन यहाँ पे हमें रैचेट इफेक्ट के बारे में ढूंढना था कि रैचेट इफेक्ट को सही से डिफाइन कौन सी स्टेटमेंट करती है। तो स्टेटमेंट 1 ऐसी है जो रैचेट इफेक्ट को सही से डिफाइन कर रही है। डी स्टेटमेंट, एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन डिपेंड ऑन हीज फिक्स इनकम रिसीव इन दी पास्ट रेदर देन इन करंट इनकम। ये भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ पास्ट की इनकम के ऊपर आपका कंजम्पशन डिपेंड करेगा तो इसको रैचेट इफेक्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, यहां से ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा जो सही से डिफाइन करता है रैचेट इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 31, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमिक रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये स्टेटमेंट किसने बताई थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से किसने डिफाइन किया था? प्रोफेसर मेयर ने और बोल्डविन ने इसको डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से। डायरेक्टली आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ वाला जो चैप्टर है, उन दोनों के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वहाँ से डेफिनेशन वाली सेक्शन से पूछ लिया गया कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू लुकास मॉडल। अब लुकास का जो मॉडल था, लुकास के मॉडल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का की ड्राइवर कौन सा है इनमें से? तो उन्होंने ना फिजिकल कैपिटल को पहले जैसे मानते थे कि ग्रोथ अगर करनी है तो फिजिकल कैपिटल को एक्यूमुलेट करना होगा। उन एक्सोजीनियस थियरीज के ऊपर ये बेस नहीं थे, इनका मॉडल एंडोजीनियस थियरी के ऊपर था। ये क्या मानते थे कि ग्रोथ अगर करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल में जब आप इन्वेस्ट करोगे, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब आप ह्यूमन को स्किल दे दो, एजुकेट कर दो, ट्रेन कर दो, तभी उस यानी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा मानना था लुकास के मॉडल का। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन रिसोर्स आर हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कि ह्यूमन रिसोर्स की मदद से ही, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं इनकी मदद से ही आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो। तो ऑर्थर लुइस का तो यही मानना था, क्योंकि इन्होंने दिया था अपना 2 सेक्टर मॉडल। लुइस का 2 सेक्टर मॉडल यही कहता है कि यहाँ के रिसोर्स, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को, एग्रीकल्चर के रिसोर्स को इंडस्ट्री के अंदर आप लेकर के जाओगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर लेकर के जाओगे, तभी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हिर्शमैन भी इसके फेवर में थे कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करना होगा। सिंगर भी इसके फेवर में थे। लेकिन एडम स्मिथ की बात करें, एडम स्मिथ ने बेसिकली कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर फोकस था, इनका धन संबंधी परिभाषा दी थी इन्होंने, लेकिन ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्होंने कोई बेसिक स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी। तो यहाँ से ए बी 3 इन तीनों ने ही ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन जो एग्री नहीं करते थे वो होंगे अपने एडम स्मिथ। तो बाकी सब तो मानते थे कि पॉपुलेशन का बढ़ना ठीक है, कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको यूज़ करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेंगे। एडम स्मिथ का ऐसा मानना नहीं था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पॉल रोमर, वाई आर डेवलपिंग नेशन अनेबल टू अचीव द सेम इकोनॉमिक ग्रोथ एज इंडस्ट्रियलाइज नेशन? कि आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उस तरीके की जो ग्रोथ है उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते जिस तरीके की ग्रोथ की हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल नेशंस में देखने को मिलती है। सबसे पहला रीज़न बता रहे हैं कि लैक ऑफ एक्सेस टू द आइडिया यूज्ड इन इंडस्ट्रियल नेशन टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के पास जो आइडियाज़ होते हैं वैसे आइडियाज़ हमारे डेवलपिंग नेशंस में नहीं होते। क्या ये रीज़न है?
अगर पॉल रोमर की बात करें तो पॉल रोमर भी हमारे एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड है और इनका वही मानना था कि आप ह्यूमन को स्किल दो, नॉलेज दो, ठीक है, अगर आइडियाज़ की ही कमी है, यानी ये बेसिकली पॉल रोमर का यही स्टेटमेंट करेक्ट है कि उन्होंने यही मानना था रीज़न कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे पीछे क्यों हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशन से हम पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल उतनी नहीं है जितनी उनके पास है, हमारे पास उतने इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है। इनएबिलिटी टू अट्रैक्ट एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ये हमारा रीज़न नहीं होगा। एक्सेसिव पॉपुलेशन, ये भी रीज़न नहीं होगा। ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, ये भी रीज़न पॉल रोमर के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। पॉल रोमर का फोकस क्या था, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज के ऊपर था और ह्यूमन की स्किल और एजुकेशन के ऊपर इनका फोकस था। अगर एजुकेटेड नहीं है हम, हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, तो हम इंडस्ट्रियल नेशन के कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ कम रहेगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहली है इन्वेस्ट ओनली इन बैकवर्ड, सिर्फ बैकवर्ड सेक्टर में ही करोगे तो ये आपका बैलेंस ना होकर के अनबैलेंस ग्रोथ वाली बात हो जाएगी, ये बैलेंस के बारे में इनकरेक्ट है। फोकस करना है सोलली, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर, और आपको एक्सपोर्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं है, हमें सभी सेक्टर के ऊपर इक्वल फोकस रखना है अगर बैलेंस ग्रोथ वाला टारगेट लेकर के चल रहे हो। अनकोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट करनी है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्री में अनकोऑर्डिनेटेड नहीं करनी, कोऑर्डिनेटेड करनी है हमें इन्वेस्टमेंट। देयर शुड बी साइमल्टेनियस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर, ये ठीक है, ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सो दैट ऑल सेक्टर ग्रो इन यूनिसन, ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपके सभी सेक्टर्स एक सेम तरीके से ग्रो करें तो उनकी हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके। उस हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए आपको साइमल्टेनियसली सभी सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है बैलेंस ग्रोथ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट अंडर डेवलप्ड कंट्री रिमेन इन पॉवर्टी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो पॉवर्टी में रहती हैं, उसका मेन रीज़न क्या है अकॉर्डिंग टू लिबेंस्टीन। अगर लिबेंस्टीन की बात करें तो इनका जो मॉडल है वो अपने नक्शे के नक्शे के जो पॉवर्टी का वो है दुष्चक्र है, निर्धनता का दुष्चक्र, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये पॉवर्टी के साइकिल के ऊपर बेस्ड है, अपना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पर ये बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि इनके अकॉर्डिंग हम गरीब क्यों रहते हैं, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन है वो गरीब रहते हैं बिकॉज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और ऊपर से उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये भी रीज़न होते हैं हमारी गरीबी के, लेकिन अकॉर्डिंग टू लिबेंस्टीन ओनली सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, अब ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस रहेगा इनका कि आपको ह्यूमन के अंदर इसको स्किल देनी है, इसको एजुकेट करना है, इसको ट्रेनिंग देनी है, तो ह्यूमंस के ऊपर फोकस देखने को मिलेगा हमें एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज के अंदर। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को फेवर करता हुआ है। सबसे पहली स्टेटमेंट, लॉन्ग रन ग्रोथ इन इज ड्राइवन सोलली बाय कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि आपकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा इनका मानना नहीं था, ऐसा एक्सोजीनियस जो थियोरीज थी उनका मानना था। सेकेंड, न्यू नॉलेज इज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ, आपको लॉन्ग रन तक ग्रोथ करनी है तो अल्टीमेट तरीका क्या है कि आपको नई नॉलेज को जनरेट करना होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंडोजीनियस थियरीज हमारी ह्यूमन को नॉलेज देना, स्किल देना, ट्रेनिंग देना, इसी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, आपको रिसर्च करना होगा, रिसर्च में फोकस करना होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एंडोजीनियस के बारे में। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन रेदर देन इनोवेशन, नहीं, इनोवेशन को तो करना चाहिए, ये मानते थे कि हमें रिसर्च में इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी है। डी, डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरली ग्रो विद डेवलप्ड नेशन रिगार्डलेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नहीं, कह रहे कि टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में आप इन्वेस्ट मत करो, फिर भी जो आपके डेवलपिंग कंट्री है वो नेचुरली ग्रो करेंगे डेवलप के साथ साथ, ऐसा नहीं है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना होगा, इनोवेशंस करनी होगी, कुल मिलाकर के ह्यूमन आइडियाज़ की ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन प्राइमल एंड ड्यूअल सॉल्यूशन आर डिस्क्राइब एज बिलो, इन दोनों के बीच में प्राइमल और ड्यूअल की स्टेटमेंट गिवन है इनसे रिलेटेड और हमें देखना कौन सी करेक्ट है।
द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिफरेंट फॉर द प्राइमल एंड ड्यूअल, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफरेंट होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगी भाई, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम रहेगा। द क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी वेरिएबल ऑफ प्राइमल आर द सोल्यूशन ऑफ स्लैक वेरिएबल ऑफ द ड्यूअल, ये भी करेक्ट है। द क्राइटेरिया फॉर द स्लैक वेरिएबल ऑफ द प्राइमल आर सोल्यूशन फॉर द प्राइमरी वेरिएबल ऑफ द ड्यूअल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है प्राइमल ड्यूअल के बारे में, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। यहाँ से अपना करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड कौन सा इकोनॉमिस्ट नहीं है? कांड्रोविच, डांजिंग, कूपमैन, ये तीनों ही हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में इनका नाम आता है, लेकिन लियोन्टिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, लियोन्टिफ। हॉकिंग साइमन कंडीशन के बारे में पूछा गया कि हॉकिंग साइमन कंडीशन क्या कहती है? 1 - a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए हर हाल में। हॉकिंग साइमन कंडीशन के बारे में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है 1 - a करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके डायगोनल की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। नेक्स्ट 41, इन मध्य प्रदेश द प्रोसेस ऑफ जेंडर बजटिंग वो स्टार्टेड इन विच फाइनेंशियल ईयर? यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग को शुरू किया गया था 2007 और 8 में, और इंडिया में 2005 से 2006 के इस टाइम पीरियड में इंडिया में जेंडर बजटिंग आई थी। और बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जेंडर बजटिंग को शुरू किया गया था 2007-8 में। क्वेश्चन नंबर 42, द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज मेनली बेस्ड ऑन, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा ये फॉरेस्ट एरिया कवर करती है। 43, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर बाय विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन HDI को प्रिपेयर करने का काम करता है? UNDP इसको बनाता है, HDI को अलग अलग देशों की रैंकिंग देता है। अगर HDI की बात करें, इसको 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक ने इसको बनाया था। 44, व्हेन वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ये समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में ही हुआ था। और कब से लेकर कब तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 से लेकर के 25 फरवरी तक हम अपना ये जो समिट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर 2025 वाला। इन मध्य प्रदेश जननी सुरक्षा योजना वो स्टार्टेड इन 2005 में ये शुरू हुई थी, जननी सुरक्षा योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी को रेट को कम करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। न्यूबॉर्न इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी को भी कम करना है, और मदर की मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दोनों रेट्स को ही रिड्यूस करना इसका टारगेट था, इसका ऑब्जेक्टिव था। गर्ल्स की एनरोलमेंट, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था तो एनरोलमेंट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर इसका फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए फीमेल की। यहाँ से 1, 2, 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना 2005 वाली से रिलेटेड है, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? तो जो फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाला वर्जन था उसके अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट नहीं है? जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको छांटना है। सबसे पहले मनी इंक्लूड करेंसी, डिमांड अकाउंट्स एंड टाइम अकाउंट, ये तीनों करेक्ट। उन्होंने यही माना था कि मनी में ये सब आ जाएंगे, करेंसी भी आ जाएगी, आपका DD भी आ जाएगा और आपका टाइम अकाउंट भी आ जाएंगे। जो जो इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं वे सभी मनी का पार्ट है। मनी इज़ अ लग्जरी आइटम, ऐसा वो नहीं मानते थे, वो मनी को एक एसेट के रूप में लेकर के चलते थे। मनी इज़ एन एसेट और कैपिटल गुड, ये करेक्ट है। द लॉन्ग रन डिमांड फंक्शन ऑफ मनी हैज़ हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, ऐसा ही मानते थे कि लॉन्ग रन का डिमांड फंक्शन ऑफ मनी जो होता है वो हाईली इलास्टिक होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। यहाँ से 46 का जो करेक्ट नहीं है उसको छांटना था। मनी को वो लग्जरी आइटम नहीं मानते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ से। फ्रीडमैन के बारे में, फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ QTM है, उससे रिलेटेड नहीं था अपना लग्जरी आइटम वाली स्टेटमेंट। 47,
बैंक क्रेडिट डिक्रीजेज विद एवरी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये अपना ठीक उल्टा है उस सिचुएशन का जब हम कहते हैं कि मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो मनी सप्लाई के बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा, बैंक्स के पास अब अवेलेबल होगी ज़्यादा मनी। ये कह रहे हैं कि बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है जैसे ही मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? अब कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हुई है, इसकी इंक्रीज़ होने की वजह से कुछ लोगों ने इसको सेव करके रख लिया होगा, और जो ये सेव करके इन्होंने रखा, अपने पास रख लिया, यानी लीकेज हो गया, इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन में कमी देखने को मिली होगी। अब देखते हैं यहाँ से कि लीकेज ऑप्शन को हमें छांटना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन सेम, नहीं, एमएस आपका जो एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये इंक्रीज होगी तब ऐसा देखने को मिलेगा, सेम रहेगी तब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बैंक में ऑल्सो क्रिएट मोर और लेस क्रेडिट ड्यू टू लीकेज इन दी क्रेडिट क्रिएशन। ये बिल्कुल करेक्ट है कि हो सकता है कि आपकी क्रेडिट क्रिएशन में कुछ लीकेजेस आए हों जिनकी वजह से जो बैंक की कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएशन की वो बढ़ी हो या घटी हो। बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस सिचुएशन में। सी, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, नहीं, आपकी वेलोसिटी की, आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी की वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज हो गई हो तब ऐसा हो सकता है कि वो डिक्रीज हो गई हो, तब ऐसा हो सकता है कि जो बढ़ी हुई आपकी मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में ही ऑब्जर्व हो गई हो। पीपल विलिंगनेस टू होल्ड करेंसी रिमेन स्टेबल, नहीं, लोगों की जो विलिंगनेस है मनी को होल्ड करने की वो अगर इंक्रीज हो गई हो तब ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि मनी सप्लाई बढ़ रही है फिर भी क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। ऐसा तभी होगा जब लोग अपने पास रखेंगे, बैंक्स तक जाएंगे ही नहीं डिपॉजिट कराने के लिए। तो यहाँ से स्टेटमेंट बी करेक्ट है, इस सिचुएशन में बिल्कुल सही फिट होती है अपनी स्टेटमेंट नंबर 2। 48, बोमोल की थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में से के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको छांटना है। बोमोल की डिमांड फॉर मनी की थियरी में से विच स्टेटमेंट करेक्ट वो हमें छांटना है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज इन लेसर प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन रियल इनकम। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको छांटना है हमें। तो अगर हम बी की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड में क्या बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपकी ट्रांजैक्शन की जो डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो डिमांड होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो रिलेशन नहीं होता। ये बोमोल के अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजैक्शन मोटिव वाली जो डिमांड है मनी की वो रिलेटेड है अपनी इनकम के लेवल से, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बी अपना इनकरेक्ट हो गया। अगर हम 1 को देखें, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इंक्रीजेज इन लेसर प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन रियल इनकम। जितनी आपकी रियल इनकम में इंक्रीमेंट आता है उसके कंपैरिजन में ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए आप जो मनी की डिमांड करते हो उस मनी की डिमांड में कम चेंज आता है। यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, सपोज आपकी इनकम 50% से बढ़ी है लेकिन ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो आपकी डिमांड है उसमें जो चेंज आएगा वो 10-20% आ सकता है लेकिन 50% चेंज नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है बोमोल की थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी के बारे में। यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 49, एम की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है, टी की दे रखी है, एम डैश की और वी डैश की वैल्यू दे रखी है। आपको जो रिवाइज वर्जन दे रखा है क्यूटीएम का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमारी क्या कहती है कि पीटी इज इक्वल टू एम वी, फिर इसको रिवाइज किया गया और इसमें ऐड कर दिया गया था एम डैश इंटू वी डैश, इनको इंक्लूड कर दिया गया। अब हमें इस पूरी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन सब के डिवीजन में ये टी चला जाएगा नीचे। सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये अपनी इक्वेशन थी फिशर की रिवाइज इक्वेशन। इसमें हमने क्या किया, P इंटू टी किया, टी की वैल्यू 2000 हमें गिवन थी, M की वैल्यू हमें 1000 गिवन थी, M इंटू हमने V किया, V की हमें 4 गिवन थी वैल्यू, M डैश V डैश की वैल्यू हमने पुट की, M डैश की वैल्यू हमें 500 गिवन थी और V डैश की हमें 2 गिवन थी। अब हमने P को यहीं रहने दिया और जो ये 2000 हमारा T की वैल्यू थी, T हमारा नीचे चला जाएगा। यहाँ से 100 इंटू 4 किया तो 4000 आया, 1000 इंटू 4 किया तो 4000 आंसर आता है। यहाँ पे 500 टू अपना 1000 आता है। इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद अपना आंसर आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 2000। जब इनको हम कट करेंगे आंसर आएगा 2.5। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2.5। टी की वैल्यू हमारी कितनी, पी की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आएगी, प्राइस लेवल की वैल्यू निकल के आएगी 2.5।
क्वेश्चन नंबर 50, हमें डिफरेंट टैक्सेस दे रखे हैं और उनके ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। स्टेट ड्यूटी की बात करें, ये 1953 में आया था, इसका 1 हो जाएगा। वेल्थ टैक्स 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था और गिफ्ट टैक्स को 1958 में, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को STT को 2004 और 5 में आया था, ये 4 to 5 में। यहाँ से डायरेक्टली 1 2 3 4 देखना है हमें किस ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मैच करना है 2025-26 वाला डाटा हमें गिवन है। डेफिसिट दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, कौन सा डेफिसिट कितने परसेंट था इकोनॉमी में। करंट डाटा अपने 25-26 वाला बजट हमारा है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ये 4.4% था। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% था और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा प्राइमरी डेफिसिट से कम ही रहता है, ये अपना 0.3% था और प्राइमरी डेफिसिट 0.8% था। यहाँ भी वही रहेगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। 1 का 1, हाँ यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 52। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज बेसिकली व्हाट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, ये ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी का नहीं होता। इंटरेस्ट रेट कितनी रखनी है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा फिजिकल पॉलिसी का काम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इकोनॉमी में। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी का अंडर डेवलप कंट्रीज में ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले रोजगार देना, बाद में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 53, आपको मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, आपको मीन निकालना है। हमारा मोड का फॉर्मूला होता है, इससे पहले एचटेट के हमने 6 पेपर सोल्व किए, हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक बार KVS के पेपर में भी हमने देखा था कि इस फॉर्मूले को पुट करके हमें क्या निकालना है, मीन या फिर मीडियन को निकालना होता है। हमारा मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मीन की जगह मीन रहने देंगे और बाकी सभी मीडियन की जगह हम रखेंगे 27.73 को और मोड की जगह रखेंगे 27.78 को। अब यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, 3 के साथ मीडियन की वैल्यू को रखा, 2 के साथ मीन को रखा, यहाँ पे मोड की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, 2 मीन हमारा ये माइनस का 2 मीन है, ये इधर आएगा, लेफ्ट हैंड की साइड आएगा तो ये पॉजिटिव 2 मीन बच गया। इधर हमारी वैल्यूज़ ये रहेंगी। 83.17 कैसे आया, 27 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर आता है 83.19। अब 83.19 के साथ जो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये इधर राइट हैंड की साइड आई तो ये नेगेटिव हो जाती है और दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 55.41। अब 2x की वैल्यू 55.41 आती है। 55.41 को इस 2, ये जो 2 है राइट हैंड की साइड जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, मीन की वैल्यू निकल के आएगी 27.705। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें ये वैल्यू हमें गिवन है 27.705। इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि सभी ऑप्शंस में 27 ही गिवन है। इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तब जाके पता चलेगा कि आंसर क्या है। 54, हमें कोवेरियंस गिवन है एक्स और वाई वेरिएबल का। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज 10 and the variance of x and y is variable respectively are 16 and 9। आपके वेरिएबल, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x और y का कोवेरियंस गिवन है, तो कोवेरियंस हमें दे रखा है 10 और x और y का रिस्पेक्टिवली इनका क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। ये x का वेरिएंस गिवन है हमें 16 और y का वेरिएंस हमें गिवन है, जो y है यहाँ पे y लिखेंगे, y का वेरिएंस हमें गिवन है 9। अब हमें यहाँ से कोरिलेशन निकालने को बोला गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमें निकालना है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला जब हमें कोवेरियंस गिवन हो तो ऊपर हम कोवेरियंस रखते हैं एक्स और वाई का और नीचे दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को रखते हैं। अब हमें तो वेरिएंस गिवन है एक्स और वाई की, तो वेरिएंस से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं। वेरिएंस हमें 16 और 9 गिवन है। वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में लेकर के आने के लिए हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो ये वेरिएंस आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमें गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल के आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से x की निकल जाएगी हमारी 4 और यहाँ पे y की निकल जाएगी हमारी, ये x के केस में है और ये y, ये अपना y के केस में है।
तो x की हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी निकल कर आती है, 4 निकल कर आती है, और y की अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर के आती है 3, 3 ज़ा 9। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकल के आएगी 3। अब यहाँ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। कोवेरियंस हमें 10 गिवन है, तो कोवेरियंस की जगह लिख देते हैं 10, ऊपर 10 आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें गिवन है 4, तो 4 रख लेते हैं। और y की जगह मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपना कितना निकल कर आया 3, तो 3 रखते हैं। अब ये 10/14 10/12 अपना आंसर निकल के आएगा, और 10/12 जब हम इसको काटेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.83 के आसपास, और 0.83 हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में हमें गिवन था 83। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे हमें सिग्मा P0Q1 एंड सिग्मा P1Q1 की वैल्यू गिवन है, और सिग्मा P1Q0 की वैल्यू हमें गिवन है। हमें पाशे के प्राइस इंडेक्स को निकालना है। पाशे के अगर फॉर्मूले की बात करें प्राइस इंडेक्स की, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा पहले तो ऊपर क्या रहता है, हम प्राइस रिलेटिव लेते हैं, P1 ऊपर और Q0 नीचे, सॉरी P0 नीचे, P1 डिवाइडेड बाई P0, ये अपना प्राइस रिलेटिव आता है। इसके साथ अगर हम पाशे की बात करें तो प्रेजेंट की, यानी ऊपर भी Q1 रहेगा और नीचे भी Q1, मतलब करंट ईयर के प्राइसेस क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस रिलेटिव के साथ। P1 बाई P0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q1, तो करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस रिलेटिव को, हम क्या निकालने के लिए, पाशे का प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। P1Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 519। अब इसको डिवाइड करेंगे P0Q1 की वैल्यू से, P0Q1 की वैल्यू हमें 450 गिवन है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकालने के लिए इन वैल्यूज़ को हम 100 से गुना कर देते हैं। इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5190 को जब 45 से डिवाइड करेंगे, 5190 नीचे अपना 45 बचेगा, इसको हम इससे जब कट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 115.33। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हमें दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट 1 में हमें कुछ टेस्ट दे रखे हैं, और लिस्ट 2 में बोला गया कि इनमें से कौन सा टेस्ट किससे रिलेटेड है। गुडनेस ऑफ फिट का हमें पता है, काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट का होता है। अब यहाँ पे सेकंड एफ टेस्ट की बात करें, अगर आपको सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ सेम वेरिएंस वाली पॉपुलेशन से आपको सैंपल लेने हैं, एफ टेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखना है, टी टेस्ट। यहाँ से 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा हमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन स्टार्टेड टू एनकरेज SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर। जो SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कौन सी जो योजना है वो हमने चालू करी थी। तो इनमें से जो स्टैंड अप इंडिया है, इस योजना को लेकर के आया गया था SC ST के लिए, और जो विमेन है हमारी एंटरप्रेन्योर, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट। 58, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक हमारा रिलीज करता है जनवरी 2025, और ये जो रिपोर्ट है ये 2 बार रिलीज किया जाता है, इसका डाटा साल में 2 बार। तो जनवरी में 2025 में रिलीज हो चुका है, जून का भी हो चुका है। जून का डाटा अभी हम देखेंगे, पहले हमसे पूछा गया जनवरी का। तो इस रिपोर्ट में जनवरी 2025 में जो रिलीज़ की गई थी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में, उसके डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है विच वन, हमें करेक्ट ऑप्शन छाटना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5.7% एनुअली। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027। तो ये तो करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ग्रोथ रेट को देखते हैं, तो जनवरी 2025 की स्टार्टिंग में ही जो हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई थी वर्ल्ड बैंक ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंडर, वो थी 6.7%। ठीक है, और अब जो जून में रिलीज़ की है ये रिपोर्ट, इसके अंडर 6.7 से घटा करके हमारी ग्रोथ रेट को इन्होंने कर दिया 6.3% रहने वाली है 25-26 के लिए। ऐसी प्रोजेक्शन है। अब ये प्रोजेक्ट किया गया कि अपनी जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंडर बोला गया है कि ये 6.3% रहने वाली है। पहले जनवरी में बोला गया था 6.7%, अब ये घटा करके 6.3% कर दिया गया जब इसका सेकेंड टाइम
मैंने बोला था ये रिपोर्ट 2 बार आती है। पहली रिपोर्ट आती है जनवरी में, दूसरी जून में। हालांकि अभी भी इंडिया टॉप 1 में है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री की बात करें, सबसे फास्ट हमारी कंट्री है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट रहने वाली है 25-26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से ओनली 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ आपकी सेकंड करेक्ट है कि हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्ट ग्रो करेगी आने वाले साल में, 26-27 के लिए या फिर 25-26 के लिए भी। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ऐसी प्रोजेक्शन की गई थी। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि हमारी 5.7 की प्रोजेक्शन नहीं हुई थी। इन्होंने प्रोजेक्ट किया था हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 6.7%। 59. Which of the following statement is not correct regarding India's trade performance in the period April-December 2024? तो हमारी जो ट्रेड की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर इन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नोट करेक्ट को हमें छांटना है, ठीक है। सबसे पहला ए पॉइंट कहता है द टोटल मर्केंडाइज प्लस में सर्विस एक्सपोर्ट शो अ पॉजिटिव मोमेंटम। आपका मर्केंडाइज और आपका सर्विस दोनों तरीके के जो एक्सपोर्ट हैं उनमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ये करेक्ट है। मर्केंडाइज इंपोर्ट की बात करें वो 5.2% से ग्रो हुआ था, नहीं, ये 6.9% से ग्रो हुआ था। 2024 की बात करें अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड। ऑप्शन सी कहता है, स्टेटमेंट सी बोलती है द राइज इन मर्केंडाइज इंपोर्ट वॉज लार्जली ड्यू टू राइज इन नॉन गोल्ड एंड नॉन ऑयल इंपोर्ट। कि आपके इंपोर्ट में जो मर्केंडाइज इंपोर्ट था आपका, उसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है मेनली वो नॉन गोल्ड आइटम्स और नॉन ऑयल जो आपके इंपोर्ट्स थे उनकी वजह से आपके मर्केंडाइज इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली, ये भी करेक्ट हो जाएगा। द मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस इन दी सेड पीरियड, जो ये पीरियड दे रखा है ना अप्रैल से दिसंबर वाले टाइम पीरियड, इस पीरियड में ट्रेड डेफिसिट में कमी आई थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना इनकरेक्ट है। नोट करेक्ट को हमें छांटना था। हमारे इंपोर्ट की जो ग्रोथ, मर्केंडाइज इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो 5.2% नहीं थी बल्कि 6.9% थी। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस करके कौन सा नया इंडेक्स आ गया था? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था 2010 में। हमारा जो पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स चलता था उसको इसने रिप्लेस कर लिया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने। अब आपको एमपीआई से रिलेटेड, एमपीआई में मैंने एक वीडियो बनाई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड, उसमें मैंने ग्लोबल एमपीआई और इंडिया का नेशनल एमपीआई, इसके इंडिकेटर्स, नेशनल एमपीआई, इन दोनों के इंडिकेटर्स की बात की है। तो वो आप देख लेना कि ग्लोबल एमपीआई में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और नेशनल एमपीआई में कौन कौन से इंडिकेटर्स को हम लेकर के चलते हैं। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, आकांक्षा योजना इज रिलेटेड टू। बेसिकली आकांक्षा योजना को मध्य प्रदेश में लेकर के आया गया था ताकि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बच्चे हैं, ये बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी एनआईटी, इनकी तैयारी कर सकें हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आकांक्षा योजना से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन है। अब रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं इस योजना से रिलेटेड, आकांक्षा योजना से। तो इस योजना को शुरू किया गया था एकेडमिक ईयर 2018-19। तो ये इस टाइम पीरियड की बात है जब ये योजना चलाई गई थी। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो दिंडोरी नाम की डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इस डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। और जो ये योजना है बेसिकली किन एग्जाम को टारगेट करके चलती है? बच्चों को जेई के लिए प्रिपेयर करना, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने का काम किया जाता है इस योजना के अंडर। मेन टारगेट क्या था इस योजना का? शुरू में पहले 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, 50 मेडिकल और 50 अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने थे। मेन टारगेट, इनिशियल टारगेट इनका ये था इस योजना का। तो हर एक कोचिंग सेंटर के अंडर किस किस तरीके के बच्चे होने चाहिए? 100 जो इंजीनियरिंग क्लियर करेंगे और 50 मेडिकल वाले और 50 अदर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए हर एक कोचिंग सेंटर में केटर किया जाएगा ऐसे बच्चों को जो इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, एट विच प्लेस इन इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मध्य प्रदेश लोकेटेड? इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर ही है वो। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पीतमपुरा में है ये। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं भारत में जो पहला इकोनॉमिक जोन है वो बना था कांडला गुजरात में। तो पहला इकोनॉमिक जोन
कांडला में था। इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ बात करें यहाँ से बन चुका है। बहुत सारे पेपर में कांडला पूछा गया कि भारत का जो पहला SEZ है वो कहाँ था, तो कांडला में था, गुजरात में था। इसका सबसे पहले हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें। ये बनाए क्यों जाते हैं? इन जोन को बनाया जाता है सो दैट आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सको और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सको, FDI का इनफ्लो हो देश के अंदर और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बूस्ट हों। मेन मोटिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यही होता है। इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेशन में रिडक्शन, इनको एग्जाम्पशन दी जाती है और भी अदर फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो ये कंसेप्ट है ये आयरलैंड से आया है और पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आयरलैंड में 1959 में बना था। बाद में 1965 में इंडिया में बना भाई। उसके बाद अगर हम बात करें इस कांडला की, तो कांडला जो है ये एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। पूरे एशिया का सबसे पहला हमारा ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। उसके अलावा हम देख लेते हैं फॉर्मली, ये तो था कि इनफॉर्मल तरीके से हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए। फॉर्मल तरीके से आया अप्रैल 2000 में अपनी पॉलिसी आती है प्रॉपर SEZ की। एक्ट की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट है वो एक्ट एसोसिएटेड है 2005 ईयर से। पॉलिसी आती है अप्रैल 2000 में और एक्ट आता है अपना 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन फील्ड वाले की बात हो रही थी ना क्वेश्चन में, तो ग्रीन फील्ड वाला अपना पीतमपुरा में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे किस तरीके का प्रोडक्शन किया जाता है? फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किया जाता है। दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि भारत का जो पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है AISEZ कौन सा है, तो ये है अपना नवा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये देखने को मिलेगा। 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो बेसिकली मेन ये याद रखना कि है कहाँ पे AI बेस अपना SEZ कहाँ पे है? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज भगवान बिरसा मुंडा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? तो ये शुरू की गई थी 6 सितंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी स्कीम्स आई हैं उन सभी स्कीम्स को देख लेना। हाउ मेनी कास्ट हैव बीन नोटिफाइड इन मध्य प्रदेश अंडर विमुक्ता, घुमंतु एंड अर्ध घुमंतु? तो 51 ऐसी कास्ट हैं जो इन कैटेगरीज के अंडर आइडेंटिफाई की गई है, नोटिफाई की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? ये इस्टेब्लिश की गई थी बनमोर, मोरेना में। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा यहाँ से। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर कोडो कुटकी? तो कोडो कुटकी करके जो प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का, अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो ये प्रोडक्ट दे रखा है कोडो कुटकी प्रोडक्ट, ये किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस प्रोडक्ट है? इस स्कीम के अंडर इसका नाम आया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है इसके अंडर आने वाला प्रोडक्ट कोडो कुटकी किस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है? तो ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर। आपको कुकीज़, नमकीन ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको छाटना है। स्टेटमेंट 1 कहती है इन अक्टूबर 2024 मध्य प्रदेश रैंक्ड 6th इन इंडिया इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई इन सोलर। ये इनकरेक्ट है, 6 नहीं है ये। इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, मध्य प्रदेश रैंक 4th इन इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। सोलर एनर्जी की कैपेसिटी के बेसिस पे बात करें तो इसमें जो मध्य प्रदेश है इंडिया में इसकी रैंकिंग 4th नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं कि रैंकिंग है कितनी। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हियर। मध्य प्रदेश की रैंकिंग 8 है, किसके मामले में? सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। 2023 की बात हो रही है। ये यहाँ पे 23-24 लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम 23-24 के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो यहाँ से पता चलेगा गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये टॉप 5 हैं हमारे किस रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें सबसे हाईएस्ट गुजरात है, सेकंड हाईएस्ट राजस्थान है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी रैंकिंग 7th है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। सोलर में इसकी रैंकिंग 8 थी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें यहाँ पे इसकी कैपेसिटी के बेसिस पर इसकी रैंकिंग 7th है। क्वेश्चन नंबर 68,
विच स्टेट प्रैक्टिसेस द मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी स्टेट में की जाती है? आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शन मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पूरा कंप्लीटली फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था सिक्किम को। अब ऑर्गेनिक स्टेट से रिलेटेड डाटा देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का पूरे देश में, अगर किसी स्टेट का सबसे ज़्यादा एरिया ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंडर है तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। राजस्थान की और महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे भी जो सब्सटेंशियल एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर, वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट सिक्किम की बात करें, इसके एक यूनिक केस देखने को मिलता है सिक्किम में। यहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनिक जो स्टेटस है उसका इसको दर्जा मिल चुका है सिक्किम को, कन्वर्टिंग इट्स एंटायर कल्टिवेटेड लैंड टू ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। यहाँ की पूरी जितनी भी ऑर्गेनिक जो कल्टिवेटेड लैंड है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? ये 236 थी। अब अदर स्टेट की ओर देख लेते हैं। अब ये यहाँ से यूटी, सबसे पहले इंडिया की डेंसिटी की बात करें, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अपनी 382 है। जो पहले वाले, पिछले वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2001 वाला सेंसस। अभी के लिए हमें 2011 वाले सेंसस का डाटा देखना है। अगर दिल्ली की बात करें यूटी के टर्म में, दिल्ली की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 11,297 है। उसके बाद हमें देखना है सबसे कम, ये अरुणाचल प्रदेश की है सबसे कम डेंसिटी। आपको अलग अलग स्टेट का जो देखना वो आप देख लेना। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन बन चुका है एक बार पीजीटी में। तो अरुणाचल प्रदेश की कितनी है ये पूछा गया था, इसकी 17 है अरुणाचल प्रदेश की, और इससे कम किसकी है? अंडमान निकोबार की 46। फिर मिजोरम की भी 52 है। ये सबसे कम हमारी स्टेट और यूटी हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 60 से कम है। अब 69 का अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट करते हैं 70, मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो मध्य प्रदेश को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया? इसका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच वॉज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, सो दैट प्रोवाइड लॉन्ग रन डेवलपमेंट असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशन। जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनको डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस देने के लिए किसको इस्टेब्लिश किया गया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड को खत्म होने के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 2 बने थे, जिसको हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। IMF बना था और साथ ही साथ IBRD बना था। ये 2 इंस्टीट्यूशंस थे, IBRD बना था। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी, बेसिकली असिस्टेंस देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस देना है, तो ऐसे में IBRD, जिसको आजकल हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, और जो BOP के डेफिसिट वगैरह को ठीक करने के लिए, तो इसके लिए बनाया गया था IMF। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का डाटा पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 2020 में जो रिलीज हुआ था, उस वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट को। तो इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? करेक्ट आंसर होगा 116। आउट ऑफ 174 कंट्रीज हमारी रैंकिंग थी 116, जो कि पिछली 2018 वाली रिपोर्ट के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट को शो करती है। नेक्स्ट करते हैं 73, इन इंडिया द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल मेथड। सिर्फ एक सिंगल मेथड के ऊपर बेस नहीं है हमारा जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, बट अडॉप्टेड व्हाट इज जनरल डिस्क्राइब्ड। यानी एक सिंगल मेथड यूज़ ना करके, कॉन्ट्रासेप्टिव का एक सिंगल मेथड यूज़ ना करके आप मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करोगे फैमिली प्लानिंग के लिए। इस अप्रोच का नाम दिया जाता है द कैफेटेरिया अप्रोच। नाउ कैफेटेरिया अप्रोच की बात करें तो फैमिली प्लानिंग की ये पर्टिकुलर अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, कपल्स को एक वाइड चॉइस की, मतलब पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की एक पूरी वाइड चॉइस प्रोवाइड की जाती है। उन सभी में से फिर उनको चूज़ करना होता है जो उनके लिए उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शूट करती है, उस मेथड को वो चूज़ करते हैं। इस अप्रोच का नाम है कैफेटेरिया अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 74, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी थी 2000 वाली अपनी,
उसमें स्टेबल पॉपुलेशन हमें किस साल तक अचीव कर लेनी थी? 2045 तक हमें अचीव कर लेनी थी। और यहाँ पे अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए थी, ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए थी 2.1%, और इससे भी कम इंडिया ने अचीव कर ली है 2045 से पहले। लेकिन इसका टारगेट क्या था? स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना था हमें 2045 तक। तो वही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करें इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर, तो 2045 का अपना टारगेट था। पॉपुलेशन हमें स्टेबल लेकर के आनी है किस साल तक? 2045 तक। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात करें, ये 2.1% थी, और इसको कब तक अचीव कर लेना था? 2010 तक। फर्टिलिटी रेट को हमें रिप्लेसमेंट लेवल तक लेके आना था। हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लेके आना था, और रिप्लेसमेंट लेवल होता है भाई 2.1। क्वेश्चन नंबर 75, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज। तो आईएफसी किसका पार्ट है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किसका पार्ट है? तो ये एक सब्सिडियरी है, बेसिकली किसकी? अपनी वर्ल्ड बैंक की सब्सिडियरी है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आने वाले मेन जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ये ग्रुप्स के मेंबर हैं, 5 अपने मेन इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक के अंडर आने वाले, उनसे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट अपलोड की है। तो ये वो पर्टिकुलर अपने ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आते हैं। सबसे पहले 1945 में आईबीआरडी, 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था आईएफसी को, और आईडीए की बात करें ये 1960 का है, और आईसीसिड की बात करें 1966 का, और मीगा ये इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और ये अपनी डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे लेटेस्ट है मीगा। और आईसीसिड की बात करें, इंडिया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बाकी सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर जो आती हैं उन सब का पार्ट है, उन सब का मेंबर है, लेकिन आईसीसिड का मेंबर हम नहीं हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब भाई इन 150 क्वेश्चंस में से हम ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चंस को कर चुके हैं, 75 हमने कर लिए हैं, हाफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।